खालिद चिश्ती साहब, ये जो बात डिफेंस मिनिस्टर ने की है कि नहीं, अगर ये कामयाब होते मुज़ाकरात तो फिर ऑल आउट वॉर है अफगानिस्तान के साथ, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं? देखिए फिर अब होता ये है कि जब आप नेगोशिएशन पर बैठते हैं तो फिर आपने अपनी थ्रेशोल्ड भी बतानी होती है और कॉन्सिक्वेंसेज भी बताने होते हैं टू हैव दी बेटर पोजीशन फॉर बारगेनिंग या स्पेस ज्यादा गेन करने के लिए। अगर आप ये कहें कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं करनी होती, तो जाहिर है कभी भी कोई आपका ओपोनेंट जो होता है वो नेगोशिएट नहीं करता। आपने अल्टीमेट पेन जो होती है या प्रोहिबिटिव कॉस्ट डिक्लेयर करनी होती है। और खास तौर पर पाकिस्तान की पिछली डिफरेंस हो गई है कि पहले हम डिटर करते थे कि हम करेंगे, देखिए वो डिटरेंस हमने खत्म करके कन्वर्ट कर दिया इनटू एक्शनेबल ऑफेंस जो हमने किए। तो अब हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास बैकफुट पे जाने की या रिवर्स जाने की ऑप्शन है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, नॉट बाय चॉइस, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, लेकिन बाय कंपल्शन, कि आपने विड्रॉ नहीं कर सकते अपने मिनिमम थ्रेशोल्ड से कि हम इसकी कंटिन्यूटी नहीं चाहते और करने भी नहीं देंगे, एक बात। और दूसरी बात यही, जैसे मैंने कहा कि आपने बैक साइड ऑफ द वॉल दिखानी होती है नेगोशिएशन की टेबल पर कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पीछे हम ये बर्निंग कर देंगे आपको कि आपको बहुत ज्यादा एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट देनी पड़ेगी। देखिए आज तक जो लीवरेज हम इस्तेमाल करते आए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, आप एग्री करेंगी कि हम करते थे आमतौर पर ट्रेड बंद कर देते थे, हमारे बॉर्डर पर लाइनें लग जाती ट्रकों की, हमें लगता था कि ये हम एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, उधर महंगाई हो जाती थी तो वो टर्म पे हमारे अफगानिस्तान की हुकूमत या जिसकी भी होती थी वो हमारे पर टर्म पे आ जाते थे कि नहीं जी नेगोशिएट करें, बॉर्डर खोल दें। उनको सबसे ज्यादा पेनफुल लगता था कि बॉर्डर खुलना चाहिए क्योंकि 70% ऑफ ट्रेड जो अफगानिस्तान का है वो पाकिस्तान से जाता है, पहली बात। दूसरी, हम ये इस दफा जो एक एड ऑन किया है और मीनिंगफुल लग रहा है मुझे, शायद इसका असर, वो है अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज आए हैं उन पे, जैसे कहा है हुकूमत काफी टफ टाइम उनको दे रही है टू गो बैक। पहले हमारा होता था कि एक पॉलिटिकल कह लें या टेम्परेरीली एक फेवरेबल करने के लिए होता था, इस दफा मुझे लग रहा है कि हुकूमत मीनिंगफुल कर रही है डिस्प्लेसमेंट की वापस इनटू अफगानिस्तान। अच्छा, अफगान गवर्नमेंट को इसका क्या नुकसान है? एक तो फाइनेंशियल बर्डन आता है जब लोग वापस जाते हैं, दूसरा आप ये नोट करें कि उनके बहुत ज्यादा सिंपथाइजर, अगर मैं स्पाई ना भी कहूं तो बहुत ज्यादा अंडर द गार्ड उनके लिए आसान होता है पाकिस्तान में भेजना, इनके कनेक्शन देना। और जाहिर है जब अफगानिस्तान की हुकूमत पैट्रनेज उनकी करे हिंदुस्तान, तो जाहिर है उनको भी इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान होता है। तो मीनिंगफुल किया है। ठीक, सो कमिंग टू इंडिया, एकदम से एक्टिविटी नजर आ रही है भारत में। हमारी सरहद के करीब तरशोल के नाम से जंगी मशकें करने जा रहा है भारत, जिसमें उनकी तीनों अफवाज हिस्सा लेंगी। इसमें वो मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के इवेंट्स हैं। ये कोई जंग की तैयारी है, कोई मैसेजिंग है? देखिए, हिंदुस्तान ने जो भी मई में हमारे साथ एस्केलेशन की थी उसके अंदर इनके दो जहाज, में पहले एक आपको ऑपरेशनल या एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबमिट करता हूँ कि मेरा क्या एनालिसिस है। हिंदुस्तान के जो दो राफेल के स्क्वाड्रन है वो एक अंबाला में है और दूसरा हाशिमारा में है। ये दो उनके स्क्वाड्रन है जो ऑपरेट करते हैं और वो तकरीबन हिंदुस्तान का सेंटर और अपर नॉर्थ बनता है जहाँ पे ये स्क्वाड्रन डिप्लॉयड है। जब ये समंदर की तरफ ये एक्सीलेशन हुई थी अभी मई के महीने में, और इंडियन नेवी ने भी कुछ प्लान किया था और पाक फिजाइया ने भी काफी एक्सरसाइज समंदर के करीब की थी जंग शुरू होने से, मई 7 के कॉन्फ्लिक्ट से पहले, तो हिंदुस्तान की फिजाइया मजबूर हो गई थी राफेल को डिप्लॉय करने साउथ में। यानी साउथ में करने से सिर्फ डिप्लॉय करना नहीं होता, आपने इंटीग्रेट भी करना होता है। नेवी के साथ उनकी कोई, मुझे नहीं लगा, जो मैंने स्टडी किया कि कोऑर्डिनेशन थी, तो वो रिलेटिवली उनको काफी गैप लगा। राफेल डिप्लॉय करना एक और चीज है, उसको इंटीग्रेट करने, मीनिंगफुल रिस्पॉन्ड देना पाकिस्तान को एक और चीज थी। मुझे ये लग रहा है कि ये टू फ्रंट कर रहे हैं। एक तो ये एयरफोर्स जाहिर है तो डिप्लॉय करेंगे अपनी, ताकि एक शो ऑफ फोर्स हो। वॉल्यूम इस दफा ज्यादा है काफी एक्सरसाइज का। वेदर वाइज मौसम ये इस खित्ते में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक्सरसाइज करने के लिए, खासतौर पर ट्रायंगल सर्विसेज के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। पाकिस्तान भी आमतौर पे इसी मौसम में इसलिए एक्सरसाइजेज करते हैं तीनों फोर्सेज हमारी, कि मौसम फेवरेबल होता है। ठीक, सो पाकिस्तान की जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर शमशाद बांग्लादेश के दौरे पर हैं। भारत में एज यूजुअल शोर मचा हुआ है, वावेला हो रहा है कि वो श्री गौरी की कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, वहाँ का दौरा करेंगे और उनको खतरा महसूस हो रहा है उससे, क्यों? देखिए, पाकिस्तान का कोई भी फुट होल्ड हो बांग्लादेश में वो हिंदुस्तान को बहुत अनकंफर्टेबल करता है। और जाहिर है हमारा वो भाई मुल्क रहा है, हमसे अलहदा हो गया
और वो एक बहुत बड़ा प्रेशर था हिंदुस्तान पर उस वक्त, और उसके डिसमेंटल करने की, पाकिस्तान को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि टू फ्रंट हिंदुस्तान की बहुत मसला था। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि हसीना वाजिद के ज़माने में बहुत 16 साल गुजर गए ऑलमोस्ट, हिंदुस्तान ने उनको प्रो हिंदुस्तान रखा, इंगेज रखा, उनको फैसिलिटेशन की, ट्रेड किया और बहुत ज़्यादा फेवरेबल सॉफ्ट रखा अपने बॉर्डर को उस तरफ से। लेकिन जाहिर जब से हुकूमत गई है उनके लोगों के प्रेशर की वजह से अब पाकिस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, और ख़ास तौर पे अगर हुकूमत उनकी नहीं है प्रो इंडिया तो हमारे लिए एक वैक्यूम क्रिएट तो डेफिनेटली हुआ है। और ख़ास तौर पर जो उनकी पब्लिक का प्रेशर है बांग्लादेश की कि पाकिस्तान के इंडिया प्रो नहीं होना चाहिए उनको, तो ऑटोमेटिकली जब इंडिया प्रो नहीं होगी कोई हुकूमत तो वो पाकिस्तान एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है। तो पाकिस्तान का सिर्फ इसलिए नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को डेफिनेटली आपने नोट किया होगा बहुत अनइजीनेस हो रही है, और ऐसी नेट चोकिंग नेट्स पर जहां पर अगर पाकिस्तान की कोलैबोरेशन बढ़ती है, मैं खुद फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूं, बांग्लादेश के इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन, बांग्लादेश के ऑफिसर्स को, पायलट्स को ट्रेन करते रहे हैं हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडियन फैक्टर बहुत डोमिनेंट हो गया था तो उसमें रिलेटिवली वो गर्मजोशी नहीं रही थी जो अब दोबारा हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है इसी वजह से हिंदुस्तान को काफी ज्यादा एक प्रेशर में है कि एक पीसफुल एक बॉर्डर था और वो ऑलमोस्ट उनके लिए वो कंफर्टेबल नहीं रहा जो इतने सालों से उन्होंने एंजॉय किया था। राइट, सो गाजा में इंटरनेशनल फोर्स के हवाले से बात हो रही है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन से ममालिक की फ़ौज गाजा का कंट्रोल संभालेंगी। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी से होनी चाहिए इस मामले में? यही बदकिस्मती उस वक्त भी मैं सोच रहा था कि ना हो, और मेरी अप्रीहेंशन यही थी कि जितना कुछ नेतन्याहू के हाथ में दिया जा रहा है और जजमेंट भी उन्हीं के हाथ में दी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि अगर हमास ने किया तो फिर मैं खुली तरह नेतन्याहू के साथ दोबारा होऊंगा। इसका मसला ही यही था कि इतनी ज्यादा डिक्टेशन नेतन्याहू से ले ली जाए या उनको दे दी जाए, ये बड़ा नुकसानदेह होगा आइंदा आने वाले वक्तों के लिए। अच्छा, कंफर्ट लेवल उनका क्यों नहीं है? वो चाहेंगे कि वेस्टर्न फोर्सेज आए, जाहिर है जो रिलेटिवली इंक्लाइंड हो, जिनका आपने नोट किया, अदर देन ये जो अभी 150 मुल्कों ने इजराइल को रिकग्नाइज किया है, इससे पहले तो तकरीबन बहुत सारे ममालिक वेस्टर्न के खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट करते रहे हैं। तो इस वक्त जो दो अनईजी मुल्क कर रहे हैं जो इजराइल को, वो है एक टर्की और एक पाकिस्तान। तो शायद उनका मिडिल ईस्ट के मुल्कों पर इतना एतराज ना होगा जितना पाकिस्तान और टर्की के, बिकॉज ये ट्रेडिशनली बड़े अग्रेसिवली इजराइल के खिलाफ रहे हैं, और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो पैलेस्टीनियन की है, जो PLO का ओस्लो में मुआहदा हुआ था 1995-93 के अंदर, उस वक्त से सपोर्ट करते आ रहे हैं पैलेस्टीनियन कॉज को। और यही वजह है कि इजराइल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी फोर्सेज और टर्किश फोर्सेज आ जाएं, ताकि फिर उनकी जो हेजमोनिक डिजाइन है, एक एलिमेंट ऑफ विटनेस न्यूट्रलिटी का वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी ही जजमेंट हो, हमारी ही ओपिनियन हो, और जब मर्जी हम इन्वेड करें या बॉम्बिंग करें वो तभी पॉसिबल है कि इंक्लाइंड हो इजराइल की तरफ ऐसी फोर्सेज हों जो उनको सूट करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। कमरुल खैर चिश्ती हमें ज्वाइन कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।